यह पुस्तक है कक्षा 6 के लिए भूगोल की, जिसका नाम है देश और उनके निवासी भाग 1। यह भी बहुत पुरानी पुस्तक है, जिसके संपादक हैं सविता सिन्हा, और ये 1987 की पुस्तक है। इसमें लगभग 16 चैप्टर दिए गए हैं, जिसे 5 खंड में बांटा गया है, जिसमें खंड 1 में पृथ्वी, खंड 2 में अफ्रीका, खंड 3 में दक्षिण अमेरिका, खंड 4 में ऑस्ट्रेलिया और खंड 5 में अंटार्कटिका को बताया गया है, समझाया गया है। और जो नई पुस्तक कक्षा 6 के लिए जो हाल में 2025 में आई है, उस पुस्तक में इस तरह के चैप्टरों का नहीं है। वो तो सिर्फ 2 से 3 चैप्टर में ख़त्म है ज्योग्राफी। तो चलिए हम देखते हैं इस ज्योग्राफी को जो पुराने हमारे में थे उसमें क्या क्या था। तो पहला चैप्टर हम आज देखेंगे, हमारे सौर मंडल में पृथ्वी। मतलब हम पृथ्वी के बारे में देखेंगे, जिसमें पहला चैप्टर है हमारे सौर मंडल में पृथ्वी। खंड 1, पृथ्वी हमारा ग्रह। तुमने रात के समय आकाश में चमकते हुए असंख्य पिंड अवश्य देखे होंगे। क्या तुम जानते हो कि जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वह उन्हीं जैसा एक छोटा सा पिंड है। जैसा पृथ्वी है उसी तरह से आकाश में चमकते हुए जो असंख्य पिंड, जिसको हम तारे कहते हैं, वह भी क्या है? पृथ्वी जैसा एक पिंड है। आकाश में हमारे सूर्य जैसे लाखों और भी सूर्य, लेकिन हमसे बहुत दूर होने के कारण वे इतने बड़े और चमकदार नहीं दिखाई पड़ते, जबकि पास होने के कारण हमारा सूर्य बड़ा दिखाई देता है और गर्मी देता है। तो दूर होना और पास होना ये बहुत बड़ा कारण है सूर्य बनना और तारा बनना। सारे तारे सूर्य के जैसे ही हैं, लेकिन बहुत दूर होने के कारण वे तारे हैं, और बहुत नज़दीक होने के कारण यह तारा जो है सूर्य है। हमारी पृथ्वी के विषय में बहुत से रोचक तथ्य। क्या तुम्हें पता है कि तुम सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हो? क्या है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। यह सही है, और स्वयं पृथ्वी ही इस यात्रा में तुम्हारा वाहन है। हम सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और इस यात्रा में हमारा साथ कौन दे रहा है? पृथ्वी। इसके चलने की गति बहुत तेज है, और यह एक परिक्रमण करीब 1 वर्ष में पूरा करता है। तो यह जो परिक्रमण पूरा करता है करीब 1 वर्ष में पूरा करता है। तुमने अब तक सूर्य के चारों ओर कितने चक्कर लगाए? तो जितना हमारा उम्र हो गया होगा उतने चक्कर हम लगा चुके हैं। तो अगर आपका उम्र, जैसे मेरा उम्र 41 है, तो हमने 41 बार सूर्य का चक्कर लगा लिया। आपका उम्र अगर 14 साल है, 12 साल है, 13 साल है, तो उतने चक्कर आप भी सूर्य के लगा लिए। ये इसकी याद तुम्हारा जीवन दिवस, जन्म दिवस दिला सकता है। सूर्य की परिक्रमा करने के साथ पृथ्वी अपने अक्ष पर लट्टू की तरह घूमती है। एक तो यह परिक्रमा सूर्य की करती है, जिसे परिक्रमण कहते हैं, और पृथ्वी अपने अक्ष पर लट्टू की तरह भी घूमती है। अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करने में पृथ्वी को लगभग 24 घंटे लगते हैं। लगभग 24 घंटे लगते हैं, चूँकि कुछ सेकंड कम भी लग सकते हैं। लेकिन क्या तुम्हें पृथ्वी के चलने का अनुभव होता है? तो ये पूछा जा रहा है कि क्या हमको पृथ्वी के घूमने का अनुभव, चलने का अनुभव होता है? नहीं होता। जैसे पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, ठीक वैसे ही चंद्रमा क्या करती है? पृथ्वी की परिक्रमा करता है। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी के 2 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इन ध्रुवों को आधार मानकर पृथ्वी के मॉडल ग्लोब पर अनेक काल्पनिक रेखाएं खींची गई है। बहुत सारी काल्पनिक रेखाएं खींची गई है। ये रेखाएं उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम दिशाओं में खींची जाती है। उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम दिशाओं में खींची जाती है। इन रेखाओं की सहायता से हम पृथ्वी के धरातल पर किसी भी स्थान, नगर, देश, पर्वत शिखर आदि की स्थिति मालूम कर सकते हैं।
तो एक रेखा खींचा जाता है जो उत्तर से दक्षिण हो, और एक रेखा खींचा जाता है जो पूरब से पश्चिम हो, जिसे हम बाद में क्या नाम देंगे, अक्षांश और देशांतर। भूमि, जल और वायु पृथ्वी के 3 महत्वपूर्ण परिमंडल हैं। क्या है? परिमंडल है। क्या क्या? भूमि, जल और वायु। क्या तुम जानते हो पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मनुष्य सहित सभी जीव केवल उसी क्षेत्र में जीवित रह सकते हैं जहां भूमि, जल और वायु एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। यह पृथ्वी का क्या कहलाता है? चौथा परिमंडल कहलाता है, जो अन्य 3 परिमंडलों की तुलना में सबसे छोटा है, परंतु सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब किस तरह से हो जाएगा? इस तरह से। ये क्या है? चौथा परिमंडल है। तो जो ये 3 परिमंडल हैं, वो जो एक जगह तीनों जगह काट रहे हैं, उसको चौथा परिमंडल हम बोलेंगे, और यह सबसे छोटा है। तो इस तरह से आप वेन डायग्राम इसको कहते हैं। इससे आप इसको समझ सकते हैं कि अब भूमि है, जहाँ भूमि और जल मिल रहा है वो ये वाला पार्ट है, जहाँ भूमि और वायु मिल रहा है वो ये वाला पार्ट है, और जहाँ जल और वायु मिल रहा है वो ये वाला पार्ट है। लेकिन तीनों जो मिल रहे हैं वो मैंने मार्क कर दिया है, वो चौथा परिमंडल ये। तो ये हुआ पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी हमारे ग्रह के बारे में एक भूमिका। अब चलते हैं अध्याय 1, हमारे सौरमंडल में पृथ्वी क्या है। पारिभाषिक शब्द जो तुम जानते हो, तारा वह खगोलीय पिंड जिसमें अपनी ऊष्मा और प्रकाश है। यह बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसमें अपना ऊष्मा भी है और अपना प्रकाश भी है। मतलब यह चंद्रमा की तरह नहीं है, चंद्रमा का अपना ऊष्मा नहीं है, वो उसको कहाँ से मिलता है? उसको प्रकाश मिलता है सूर्य से। तो ये हो गया तारा। ग्रह, यह भी एक खगोलीय पिंड है जो सूर्य की परिक्रमण करता है, उससे ऊष्मा तथा प्रकाश प्राप्त करता है। किससे प्राप्त करता है? सूर्य से प्राप्त करता है। तो यह हो गया ग्रह। यह खगोलीय पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा करता है, और इसका अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है। यह किससे प्राप्त करता है? सूर्य से प्राप्त करता है। उपग्रह, यह भी एक खगोलीय पिंड है जो एक ग्रह की, जो ऊपर जो देखे ग्रह की उसी प्रकार परिक्रमा करता है जिस प्रकार एक ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है। जैसे उपग्रह हो गया, उपग्रह का एग्जाम्पल हो गया चंद्रमा, बहुत सारा उपग्रह है, और ग्रह का एग्जाम्पल हो गया पृथ्वी, मंगल, पृथ्वी, बुध सारे। और तारा का एग्जाम्पल हो गया सूर्य। सूर्य भी क्या है? एक तारा है। यह एग्जाम्पल है, उदाहरण है। आकाश को देखना सचमुच कितना अच्छा लगता है। दिन में तो सूर्य चमकता है, और सांझ ढलते ही आकाश में असंख्य प्रकाश बिंदु जगमगाने लगते हैं। आकाश को देखना सचमुच कितना अच्छा लगता है। दिन में तो सूर्य चमकता है, दिन में क्या चमकता है? सूर्य। और सांझ ढलते ही आकाश में असंख्य प्रकाश बिंदु जगमगाने लगते हैं। घटता बढ़ता चंद्रमा भी आकाश की शोभा बढ़ाता है। महीने के कुछ भाग में चंद्रमा हमें दिखाई नहीं पड़ता। महीने के कुछ ही भाग, मतलब कुछ समय में क्या होता है? चंद्रमा हमें दिखाई नहीं पड़ता है। सूर्य, चंद्रमा और रात के समय आकाश, ये जो सूर्य हो गए, चंद्रमा हो गए, रात हो गए, रात के समय आकाश में जगमगाते लाखों पिंड खगोलीय पिंड कहलाते हैं। जितने भी जगमगाते लाखों पिंड हैं वे क्या कहलाते हैं? ये जगमगाते लाखों पिंड क्या कहलाते हैं? खगोलीय पिंड कहलाते हैं। इन्हें आकाशीय पिंड भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? आकाशीय पिंड भी कहा जाता है। हमारी पृथ्वी भी क्या है? एक खगोलीय पिंड है। क्या है? खगोलीय पिंड है। जिन खगोलीय पिंडों में अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है वे तारे कहलाते हैं। जिनमें अपनी ऊष्मा और प्रकाश हो उसे क्या कहते हैं? तारे कहते हैं। वास्तव में ये पिंड गैसों से बने होते हैं और आकार में बहुत बड़े
और गर्म हैं। मतलब बड़े भी हैं और गर्म भी हैं। किससे बने? गैसों से बने। इनसे बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश का विकिरण भी होता है। अत्यंत दूर होने के कारण ही वे हमें बहुत छोटे दिखाई पड़ते हैं। सूर्य भी एक तारा है। दूसरे तारों की तुलना में सूर्य हमारे निकट है, अतः यह हमें बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। हमारे सूर्य जैसे लाखों तारे और भी हैं। खगोलीय पिंड का एक दूसरा वर्ग भी है। इनमें अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश नहीं है। वे केवल सूर्य जैसे तारों से प्राप्त प्रकाश को ही परावर्तित करते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। ग्रह के लिए अंग्रेजी में शब्द है प्लेनेट। क्या है? प्लेनेट, जिसका अर्थ है घूमने वाला। हमारी पृथ्वी भी क्या है? एक ग्रह है। यह सूर्य से ऊष्मा और प्रकाश लेती है। हमारी पृथ्वी समेत 9 ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो जिस समय यह पुस्तक लिखी गई थी उस समय 9 ग्रह माना गया था। आज क्या है? प्लूटो को हटा दिया गया है और आज सिर्फ 8 ग्रह हैं। तो आज क्या है? 9 ग्रह नहीं है। और यह हटा कब है? 2005 के बाद। और यह पुस्तक है 1987 की। तो इसमें प्लूटो के भी बारे में आपको चर्चा मिलेगा। सौर परिवार, सौर और 9 ग्रह मिलके 9 नहीं क्या हो जाएगा? 8। 8 ग्रह मिलकर सौर मंडल बनाते हैं। सौर परिवार में 9 ग्रहों के अतिरिक्त कुछ अन्य सदस्य भी हैं। ग्रहों की परिक्रमा करने वाले ग्रह के अतिरिक्त कुछ अन्य सदस्य भी हैं। ग्रहों की परिक्रमा करने वाले इन पिंडों का आकार अपेक्षाकृत छोटा है। इन्हें क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। तो देखिए, यह है हमारा सौरमंडल। यहाँ पृथ्वी है, बुध सबसे पास में है और ये 58 लाख किलोमीटर दूर है। क्या है? 58 लाख किलोमीटर दूर है। फिर उसके बाद क्या? बुध के बाद है शुक्र, उसके बाद है मंगल, उसके बाद है पृथ्वी। पृथ्वी से सूर्य की दूरी 149 लाख किलोमीटर है लगभग में। और फिर है बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस और नेपच्यून। प्लेटो क्या हो गया? अभी के डेट में इसे हटा दिया गया, यह ग्रह में नहीं आता। तो आज जो ग्रह की परिभाषा है उसके अनुसार ये होना चाहिए कि दूसरे की भी कक्षा में नहीं आना चाहिए। तो प्लेटो क्या होता है? नेपच्यून के कक्षा में आ जाता है, जिसके कारण उसे ग्रह की श्रेणी से 2005 में हटा दिया गया। सूर्य सौर परिवार के केंद्र में, यह सौर परिवार का सबसे बड़ा सदस्य। हमारी पृथ्वी से तो यह 10 लाख गुना बड़ा है। सूर्य अत्यंत गर्म गैसों से बना है। ये पूरे सौर परिवार के लिए ऊर्जा अर्थात ऊष्मा और प्रकाश का स्रोत है। इस ऊर्जा के बिना पृथ्वी बिल्कुल ठंडी और निर्जीव हो जाएगी। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। 149 10 लाख किलोमीटर। तो जब हम उसमें 149 इंटू 10 करेंगे और ये हो जाएगा लाख किलोमीटर, तो हो जाएगा 1490 लाख किलोमीटर। तो ये लाख 10 लाख करोड़, तो क्या हो गया? 14.9 करोड़ किलोमीटर। तो वही लिख रहा है 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इतनी तेज गति से चलते हुए भी सूर्य का प्रकाश लगभग 8 मिनट में पृथ्वी पर पहुंचता है। तो 3 लाख किलोमीटर है और चलना है 15 करोड़, मतलब 1490 लाख चलना है। तो 1490 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे या हम
1500 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो हो जाएगा 500 सेकेंड। और जब हम इसे 60 से करेंगे तो 480 + 20, तो ये हो जाएगा 8 मिनट और ये हो जाएगा 20 सेकेंड। तो मतलब लगभग 8 मिनट से ज़्यादा समय लेता है। तो ये मैंने बता दिया कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से चलेंगे तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर चलने में 500 सेकंड लगभग लग जाएगा। और उस 500 सेकंड के अगर मिनट में बदलेंगे तो 480 को अलग कर दीजिए, चूँकि 6 से हम डिवाइड करेंगे, यहाँ 60 सेकंड होता है 1 मिनट में, तो जब 60 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 मिनट। और 480 + 20 कर दिए 500 को, और 60 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 8 और 20 सेकंड, मतलब 8 मिनट कुछ सेकंड चलेंगे। तो ये हो गया पृथ्वी, सूर्य के बारे में। अब ग्रह, हमारे सौर परिवार में 9 ग्रह हैं। हमारे परिवार में, सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार उनका क्रम इस प्रकार है: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो, जिसको हम ग्रह नहीं मानेंगे। इस प्रकार सूर्य के सबसे निकट बुध है और प्लूटो सबसे दूर है। अभी क्या है सबसे दूर? सबसे दूर है नेपच्यून। नेपच्यून और प्लूटो हमसे अधिक दूर हैं, हम उन्हें बिना दूरबीन के नहीं देख सकते। तो हम नेपच्यून और प्लूटो दोनों को बिना दूरबीन के सहायता से नहीं देख सकते। चित्र 1 में उन 4 ग्रहों को देखो जो पृथ्वी से बड़े हैं। पृथ्वी से 4 ग्रह बड़े हैं। कौन कौन? तो बृहस्पति सबसे बड़ा है, और सबसे छोटा ग्रह का नाम बताइए जो पृथ्वी से बड़ा है। तो पृथ्वी देखिए यहाँ है, सूर्य शुक्र इसके बराबर है, और 4 ग्रह जो बड़े हैं वो हैं बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो ये 4 ग्रह क्या हैं? बड़े हैं। तो सबसे छोटे ग्रह का नाम क्या हो जाएगा इसमें? नेपच्यून। तो इस पृथ्वी से छोटे ग्रह कौन से? तो छोटे ग्रह बाकी चारों हैं, मतलब शुक्र, मंगल और बुध और प्लूटो। लेकिन प्लूटो को हम ग्रह नहीं मानेंगे, तो छोटे ग्रह हो गए शुक्र, बुध, शुक्र, मंगल। क्षुद्र ग्रह, मंगल और बृहस्पति बहुत इंपॉर्टेंट है कि कक्षाओं के बीच में अनेक झुंड है। मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के बीच में अनेक झुंड है। यह पिंड के झुंड भी सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। इन्हें क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ऐसा विश्वास है कि क्षुद्र ग्रह उस ग्रह के टुकड़े हैं जो अपने जन्म के बाद, विस्फोट के बाद बिखर गए। बहुत सारा थ्योरी है जिसमें कोई कहता है कि सूर्य से छोटा सा पार्ट टूट के सारे ग्रह बने, कोई कहता है कि विस्फोट के बाद बने। तो बहुत सारा है, जो हायर क्लासेज अब जाएंगे तो ग्रह के भी बनने के बहुत सारे प्रोबेबल थ्योरी दिए गए। ये कोई अभी तक प्रमाणिक नहीं है, लेकिन प्रोबेबल थ्योरी दिए गए कि ग्रह किस प्रकार से बने। उसी में है कि उनका जन्म ये माना जाता है कि एक विस्फोट से हुआ, और जो विस्फोट हुआ उसी में जो टुकड़े इधर उधर छटक गए, ग्रह बनने के बजाय कहीं छटक के रह गए, वे क्षुद्र ग्रह हैं। और वो किनके बीच है? मंगल और बृहस्पति के बीच में। तो ये हो गया मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह का होना। ठीक है। सौर परिवार के सभी 9 ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इनका परिक्रमा पथ दीर्घवृत्ताकार है, जिन्हें हम कक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? इंग्लिश में ऑर्बिट कहते हैं, और ऐसे कक्षा कहते हैं। परिक्रमा करते हुए उन सबकी दिशा एक ही रहती है। सबकी दिशा क्या है? एक है, लेकिन सभी ग्रह अपने अक्ष पर भी घूमते हैं। शुक्र और यूरेनस को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों के घूर्णन और परिक्रमण की दिशा एक ही रहती है। तो शुक्र और यूरेनस जो है बाकी ग्रहों के अपोजिट घूमते हैं, बाकी सभी का क्या है? घूर्णन और परिक्रमण एक है। जैसे सूर्य से ग्रहों की दूरी बढ़ती जाती है, वैसे ही उनके परिक्रमण का समय भी बढ़ता जाता है।
जैसे जैसे दूर होंगे तो उनको बड़ा सा ऑर्बिट लेना पड़ेगा सूर्य के परिक्रमा करने के लिए, इसलिए उनका परिक्रमण काल क्या होता है, बढ़ते चला जाता है। बुध क्या है, सूर्य के सबसे निकट है, अतः उसे सूर्य का एक चक्कर लगाने में 88 दिन लगता है। इसके विपरीत सूर्य से सबसे दूर पृथ्वी को क्या लगता है, 1 साल लगता है, 365 दिन। इसके विपरीत सबसे दूर होने के कारण प्लूटो को इसकी एक परिक्रमा करने में 248 वर्ष लगते हैं। हमारा पृथ्वी क्या है, सूर्य की एक चक्कर लगाने में 365 दिन और 6 घंटे में पूरा करती है। ग्रहों द्वारा प्राप्त ऊष्मा की मात्रा ग्रह की सूर्य से दूरी पर निर्भर करती है। कितना ग्रह ऊष्मा प्राप्त करेंगे यह निर्भर करेगा सूर्य से वह कितना दूर है। बुध सूर्य के सबसे निकट है, इसलिए उसे सूर्य से सबसे अधिक गर्मी मिलती है। सूर्य से सबसे अधिक दूरी प्लूटो को है, इसलिए यह सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह है। लेकिन अब यह है ही नहीं, तो नेपच्यून सबसे ठंडा ग्रह। दूसरे शब्दों में जो ग्रह सूर्य के जितना निकट है उसका तापमान भी उतना ही अधिक है। क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि यदि पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती या सबसे अधिक दूरी होती तो क्या परिणाम होता? तो सबसे अधिक निकट होती तो सबसे गर्म होती, और सबसे अधिक दूर होती तो सबसे ठंडा होती, और जीवन संभव नहीं होता। यदि सूर्य की ऊष्मा केवल 10% बढ़ या घट जाए तो पृथ्वी का अधिकांश भाग एक गर्म मरुस्थल या बर्फीले ठंडे मरुस्थल में बदल जाए। अगर 10% भी पृथ्वी पर जो सूर्य का ऊष्मा आ रहा बढ़ गया तो अधिकांश स्थल क्या हो जाएंगे, एक गर्म मरुस्थल बन जाएंगे। और अगर 10% घट गया तो क्या बन जाएंगे, एक बर्फीले ठंडे मरुस्थल बन जाएंगे। मतलब एक गर्म मरुस्थल बन जाएगा ये +10 में। अगर +10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, 10% ऊष्मा। और अगर ये -10% हो गया तो पृथ्वी पे आने वाला सूर्य की ऊष्मा। ये देखिए पृथ्वी है, इसे नीला ग्रह कहते हैं। यह हमारा भारत है। ये हमारा क्या है, भारत है। पृथ्वी हमारा ग्रह है। सूर्य से दूरी के क्रम में इसका तीसरा स्थान है। आकार की दृष्टि से पृथ्वी का 5वां स्थान। दूसरे ग्रहों के समान पृथ्वी भी एक गोला है, किंतु ध्रुवों पर यह कुछ चपटी है। आकार और बनावट में पृथ्वी शुक्र के समान है, लेकिन इसमें एक अनोखापन भी है। अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार, जितनी जानकारी प्राप्त हुई है अभी तक भी, सौर परिवार में पृथ्वी ही ऐसा अकेला ग्रह है जहाँ जीवन है। जलवायु की उपयुक्त दशाओं के कारण ही पृथ्वी पर ऐसा हो सका। पृथ्वी पर जल और वायु की उपस्थिति से ही जीवन संभव हुआ। मतलब जल और वायु मिला के क्या है, जलवायु से ही क्या है, यहाँ जीवन संभव हुआ है। अंतरिक्ष यात्रियों ने पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखा और उनका कहना है कि पृथ्वी नीली दिखाई देती है। इसके नीले का कारण पानी, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। तो ये पृथ्वी का चित्र है। मैंने इसे रंगीन कर दिया, पुरानी किताब में तो इस प्रकार का चित्र है। उपग्रह, अंग्रेजी में उपग्रह को सैटेलाइट कहते हैं, जिसका अर्थ होता है साथी या सहचर। आज जितने भी हम पृथ्वी के चारों ओर घूर्णन करने के लिए भेजते हैं उसको क्या कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं। अपने नाम को सार्थक करते हुए ये उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं और उनके साथ ही साथ सूर्य के इर्द गिर्द भी चक्कर लगाते हैं। जब कोई सैटेलाइट पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएगा तो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने के चक्कर में वह पृथ्वी के साथ साथ सूर्य की भी चक्कर लगाएगा। उदाहरण के लिए चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। पृथ्वी की परिक्रमा करने के साथ ही इस चित्र में पृथ्वी का एक छोटा भाग नजर आ रहा है, क्योंकि यह लगभग 850 किलोमीटर की ऊंचाई से ही लिया गया। इसमें तुम प्रायद्वीपीय भारत और श्रीलंका की आकृति आसानी से पहचान सकते हो। तो देखिए ये है श्रीलंका और ये है प्रायद्वीपीय भारत।
देखिए ये है श्रीलंका और ये है भारत। इन देशों के बाईं ओर अरब सागर और दाईं ओर हिंद महासागर है। तो इधर क्या है, अरब सागर है, ये अरब सागर है, और इधर क्या है, हिंद महासागर है। उत्तरी भाग को देखने पर तुम्हें पृथ्वी की गोल आकृति भी साफ साफ दिख सकती है। तो यह देखिए सारा पृथ्वी का क्या है, गोल पार्ट है, तो इसकी आकृति भी क्या है, गोल है। यह भी एक चित्र दिया गया है जो अगर इसको देखेंगे, पुराना चित्र तो काफ़ी धुंधला है, देखना असंभव है, इसमें पता नहीं चलता, लेकिन इसी चित्र को अगर हम अलग तरीके से लेते हैं तो यह जो चित्र है यह दिखाया गया है चंद्र मॉड्यूल ईगल का। अब ये चंद्रयान नहीं है, ये क्या है, अपोलो 11 मिशन है जो 20 जुलाई 1969 को इंसानों को चंद्रमा पर उतारा। और कौन उतरे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस। और ये हमारी पृथ्वी को दिखाया जा रहा है जो काफ़ी आधा दिख रहा है और काफ़ी छोटा दिख रहा है। तो जितना अगर हम पृथ्वी से चंद्रमा का लेते हैं तो चंद्रमा छोटा दिखाई देगा, और अगर हम चंद्रमा से पृथ्वी को देखेंगे तो पृथ्वी छोटा दिखाई देगा। तो ये नाम याद रखना है कि चंद्रमा पे कौन कौन उतरे, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग, उसके बाद बज एल्ड्रिन, उसके बाद माइकल कॉलिंस चंद्रमा के सतह पे रखें। और ये चंद्रमा का सतह दिखाया जा रहा है जो काफ़ी क्या है, ऊबड़ खाबड़ है। और ये जो मॉड्यूल है जो चंद्रमा के सतह से ऊपर उठ रहा है, और यह क्या है, ईगल नाम था। और इस मिशन का नाम क्या था, अपोलो 11 मिशन। इस चित्र के पिछले भाग में तुम पृथ्वी का आधा प्रकाशित भाग देख सकते हो। ये आधा प्रकाशित भाग है ना। सामने में एक चंद्रयान दिखाई दे रहा है, बाद में भारत ने चंद्रयान किया। ये चंद्रयान है, चंद्रमा पर के यान को चंद्रयान कहा जा रहा है, यहाँ चंद्रयान नाम नहीं दिया जा रहा, जो मुख्य यान से जुड़ने के लिए चंद्रमा के धरातल से ऊपर उठ रहा है। यह ऊपर उठते हुए क्या होगा, अपने मुख्य यान से जुड़ जाएगा। चंद्रमा का धरातल कितना उबड़ खाबड़ और बंजर दिख रहा है। चित्र में पृथ्वी चंद्रमा की तुलना में इतनी छोटी क्यों नजर आ रही है, क्योंकि दूरी के कारण छोटी नजर आ रही है। तो कहता है उत्तरी भाग को देखने पे, यहाँ पे यह पृथ्वी की परिक्रमा करने के साथ ही चंद्रमा के बारे में बोल रहा है, सूर्य की भी परिक्रमा करता है। कौन करता है, चंद्रमा। अब तक हमारे सौर परिवार में 44 उपग्रहों की खोज हो चुकी है। अभी फिलहाल क्या है, उससे भी ज़्यादा खोज हो चुका है। बुध और शुक्र को छोड़कर शेष सभी ग्रहों के एक या उससे अधिक उपग्रह हैं। बुध और शुक्र को छोड़कर अभी जो ज्ञात है उसमें जो बता रहा है कि बुध का 0 है। बुध का क्या है, 0। शुक्र का भी क्या है, 0। पृथ्वी का है 1 जो चंद्रमा है सिंगल, और मंगल का है 2। एक कहते हैं फोबोस और एक को कहते हैं डीमोस। बृहस्पति अभी जो ज्ञात हो गया उसमें लगभग 79 से 95 प्लस हो गया। इसका मेन जो है गेमिनिड है। बृहस्पति के बाद शनि, इसका भी लगभग 82 से 146 प्लस हो गया है, और इसका एक मेन नाम है टाइटन उपग्रह का। और उसके बाद है यूरेनस और नेपच्यून। तो बृहस्पति, फिर यूरेनस, शनि के बाद यूरेनस और नेपच्यून।
यूरेनस का भी लगभग है 28+। मेजर है टाइटेनिया और नेपच्यून का लगभग 16 है। इसका मेजर है ट्राइटॉन। तो अभी के डेट में हम देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा उपग्रह हो गए हैं, लेकिन जिस समय यह पुस्तक लिखी गई थी उस समय तक ज्ञात था सिर्फ 44 उपग्रह। ग्रहों की भांति उपग्रहों में भी अपना प्रकाश नहीं है। ये उपग्रह भी सूर्य से प्राप्त प्रकाश को ही परावर्तित करते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का सहचर। हमारी पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। मतलब 1/4 व्यास है। पृथ्वी से बहुत पास होने के कारण ही यह इतना बड़ा दिखता है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। तो अगर प्रकाश यहाँ से अगर आता तो 1 सेकंड के बाद मिलीसेकंड में पहुँच जाता है। चंद्रमा द्वारा परावर्तित प्रकाश हम तक 1.25 सेकंड 1.25 सेकंड में पहुँच जाता है। 1 सेकंड से थोड़ा सा ज़्यादा। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन और 8 घंटे में पूरा करती है। पृथ्वी की पूरी परिक्रमा कितने दिन में करती है? 27 दिन और 8 घंटे में। इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाती है। यह घूम भी जाती है अपने अक्ष पे और साथ ही साथ पृथ्वी का चक्कर भी लगाती है सेम। यही कारण है कि हमें चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई पड़ता है। क्या होता है कि हमारा एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा का दूसरा भाग छिपा रहता है। पिछले दशकों में चंद्रमा के बारे में बहुत अधिक जानकारी प्राप्त हुई। कुछ लोग अंतरिक्ष यानों द्वारा चंद्रमा पर हो आए हैं। अभी तो और भी ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो गई। चंद्रमा के धरातल के बारे में उन्होंने कई जानकारियाँ दी हैं। अब हम जानते हैं कि चंद्रमा पर न तो जल है और न ही वायु। यह दिन में बहुत अधिक गर्म और रात में बहुत अधिक ठंडा रहता है। तो ये चंद्रमा का नेचर है। इसका धरातल असमतल है और उस पर मिट्टी भी नहीं है। अब ब्रह्मांड में पृथ्वी, यह पृथ्वी जो हमें इतनी बड़ी दिखाई पड़ती है इस विशाल अंतरिक्ष में छोटे से कण जैसी, यह सौर परिवार का एक सदस्य मात्र है। लाखों तारों के समूहों को मंदाकिनी कहते हैं। मंदाकिनी किसको कहते हैं? लाखों तारों के समूह को मंदाकिनी कहते हैं। हमारी मंदाकिनी का नाम क्या है? आकाशगंगा। हम भी लाखों तारों के समूह के एक पार्ट हैं और जो लाखों तारों के समूह से जो बना है उस मंदाकिनी का नाम है आकाशगंगा। तो मतलब मंदाकिनी कहते हैं लाखों तारे के समूह को। उस बहुत सारे लाखों मंदाकिनी में से एक मंदाकिनी हमारा है, जिसका सौर परिवार क्या एक हिस्सा है और उसका नाम है आकाशगंगा। संपूर्ण ब्रह्मांड में शायद लाखों मंदाकिनियाँ हैं। इस ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना बहुत कठिन है। ब्रह्मांड में परस्पर इतनी अधिक दूरियां हैं कि उन्हें समझ पाना आसान नहीं है। सोचिए कि एक तो लाखों तारे हैं और उन तारों के बीच में लाखों किलोमीटर की दूरी है। तो सोचिए हमारा ब्रह्मांड कितना दूर है, कितना बड़ा है। सूर्य के सबसे निकटवर्ती तारे प्रॉक्सिमा सेंटोरी का प्रकाश हम तक लगभग, सूर्य का जो सबसे निकटतम तारा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, उसका प्रकाश हम तक लगभग 4 वर्ष में पहुंचता है। सोचिए जहां सूर्य का प्रकाश हम तक पहुंचने में सिर्फ 8 मिनट लगता है, वहीं सूर्य के सबसे निकटवर्ती तारा मतलब सूर्य के बाद
हमारा जो सबसे निकटवर्ती तारा होगा प्रोक्सिमा सेंचुरी, उसका प्रकाश पहुंचने में हम तक 4 वर्ष लगता है। कुछ तारों के प्रकाश को हम तक पहुंचने में संभवतः लाखों वर्ष लगते हैं। इनके अतिरिक्त ब्रह्मांड में ऐसे भी असंख्य तारे हैं जिनका प्रकाश अभी रास्ते में ही है और हम तक पहुंच नहीं पाया है। सोचिए, इतना दूर हैं कि उनका प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से चल रहा है, उसके बाद भी हम तक नहीं पहुंच पाया। नवीन परिभाषिक शब्द जो तुमने इस पाठ में पढ़े, क्षुद्र ग्रह। मंगल और बृहस्पति के बीच असंख्य पिंडों का झुंड जो सूर्य की परिक्रमा करता है उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। मंदाकिनी क्या है? लाखों तारों का समूह है और हम जिस मंदाकिनी में रहते हैं उसका नाम क्या है? आकाश गंगा। हमारी मंदाकिनी का नाम क्या है? आकाश गंगा। यह क्या है? एक एग्जाम्पल है। ऐसे बहुत सारे मंदाकिनी के अलग अलग नाम हैं, लेकिन उस मंदाकिनी का पार्ट पृथ्वी और सौर परिवार नहीं है, आकाश गंगा मंदाकिनी का पार्ट है। तो इस प्रकार से हमने पहला चैप्टर देखा और दूसरा चैप्टर है ग्लोब और मानचित्र द्वारा ज्ञान। तो अक्षांश और देशांतर को हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से दिशा सूचक कैसे कैसे हम कहीं भी जा सकते हैं, ये सब हम समझेंगे। इसमें भी अक्षांश और देशांतर को नहीं बताया गया, थोड़ा थोड़ा बताया गया। अध्याय 3 में अक्षांश और देशांतर को बताया जाएगा। इस पुस्तक में टोटल 16 चैप्टर हैं और ये बहुत पुरानी पुस्तक है। जिस समय इतिहास रोमिला थापर का जो हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं उसी तरह की यह भी पुरानी पुस्तक है 1987 की। इसमें लगभग 16 चैप्टर है, जिसमें आज हमने हमारे सौर मंडल में पृथ्वी खत्म कर ली।